हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं इकबाल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल एनए का फिजिक्स का पार्ट नंबर 22, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा भौतिक विज्ञान का पार्ट नंबर 22। इससे पहले दोस्तों आपको 21 भाग कराए जा चुके हैं, जहाँ पर आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा, और आज भी दोस्तों आप खास क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप आराम से क्वेश्चन को देखेंगे और कॉपी और पेन निकाल के दोस्तों सारे क्वेश्चन इत्मीनान से नोट करेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिखता है, निम्न में कौन जड़त्व की माप है, यानी कि आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले आप जानेंगे दोस्तों इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया यानी कि आप इसको कहते हैं जड़त्व। ये दोस्तों एक प्रकार का नेचुरल फोर्स होता है। नेचुरल फोर्स होता है दोस्तों, यानी कि इसको आप बल में काउंट नहीं करते, बल्कि आप मान लेते हैं कि नेचुरली एक प्रकार का फोर्स होता है। यदि आप देखें दोस्तों, कोई भी आप ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो जब आप ऑब्जेक्ट को दोस्तों उठाते हैं, यानी कि इस पर कोई आप बल लगाते हैं, तो आप देखते हैं दोस्तों ऑब्जेक्ट एक प्रकार से अपोज करती है उठाने का, यानी कि विरोध करती है, कहेंगे आप अपोज करती है। यहाँ पर जब भी आप धक्का देते हैं तो आपको विपरीत दिशा में एक प्रकार से अपोजिशन फोर्स लगता है। तो इसी को दोस्तों आप एक प्रकार से जड़त्व कहते हैं या फिर आप इनर्शिया कहते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे 10 किलोग्राम की वेट को उठाते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों आपको एक प्रकार का विरोध फील होता है, यानी कि एक प्रकार का विरोधी बल फील होता है। तो उसी के विरुद्ध में दोस्तों आप बल लगाते हैं, तो ये विरोधी फोर्स ही क्या कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। तो इसकी मेजरमेंट क्या कहलाती है दोस्तों, आपको बताना है। इसकी मेजरमेंट कहलाती है मास, यानी कि आप इसको कहते हैं द्रव्यमान। यानी कि आप कहते हैं दोस्तों जो जड़त्व होता है उसका मेजरमेंट ही मास होता है, यानी कि आप कह देंगे मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड मास। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला देखता है, द्रव्यमान आप दोस्तों यहाँ पर कह देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संवेग तथा वेग के बीच अनुपात को कौन सी राशि प्राप्त होती है, आपको बताना है। यानी कि आपको बताना है विच क्वांटिटी फाउंड आफ्टर रेशियो बिटवीन मोमेंटम एंड वेलोसिटी। यदि आप दोस्तों यहाँ पर ले लें मोमेंटम को, मोमेंटम यानी कि संवेग, माना दोस्तों कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास आप एम मान लेंगे, और वी वेलोसिटी के साथ में माना दोस्तों गतिमान है, यानी कि मोमेंटम में है। तो इसका मोमेंटम क्या होता है दोस्तों, यानी कि संवेग क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। आप इसको पी के द्वारा दिखाते हैं। और वैसे ही यदि आप बात करें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी दोस्तों वी होती है। तो यदि आप दोनों का रेशियो निकालें तो क्या होगा दोस्तों, पी अपॉन वी कर दें, यानी कि एम वी अपॉन वी कर दें, तो वी से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों मास आपको मिलेगा। यानी कि यहाँ पर आपको क्या मिलता है दोस्तों, यहाँ पर आपको मास मिलता है ऑब्जेक्ट का। ऑप्शन नंबर ए वाले में आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र तल से ऊपर होता है। यानी कि दोस्तों आपको बताना है हाउ मेनी पार्ट ऑफ एन आइसबर्ग अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ सी वेयर इट स्विम। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए कोई आइसबर्ग है। आइसबर्ग कहने का मतलब है दोस्तों, आप इसको कह सकते हैं जो हिमखंड होता है दोस्तों एक प्रकार से, या फिर आप कह सकते हैं हिमखंड या हिमशैल कह सकते हैं, यानी जो बर्फ का एक प्रकार से टुकड़ा होता है दोस्तों। तो क्या करेगा, पानी के ऊपर तैर रहा है। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि बताइए कितना भाग दोस्तों इसका पानी के ऊपर होगा, यानी कि सरफेस के दोस्तों, सरफेस के अपवर्ड होगा। ये आप कह देंगे दोस्तों जो आपका पूरा टुकड़ा होता है उसका 1/10 पोर्शन, यानी कि 1/10 पार्ट जो होता है वो आपका ऊपर होता है, यानी कि सरफेस के ऊपर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में, 1/10 में बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसने न्यूटन से पहले यह बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। यानी कि आपको बताना है दोस्तों, हूज टेल दैट ऑल थिंग्स अट्रैक्ट टूवर्ड द अर्थ बिफोर न्यूटन। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए न्यूटन के पहले किसने बताया था दोस्तों कि सारी वस्तुएं जो होती हैं, यदि आप बात करें यहाँ पर अर्थ है दोस्तों, तो सारी ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं दोस्तों, अर्थ के सेंटर की ओर, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर सेंटर ऑफ अर्थ है, तो यहाँ की ओर दोस्तों सारी की सारी वस्तुएं क्या करती हैं, आकर्षित होती हैं, यानी कि अट्रैक्ट होती हैं। और इसी को आप क्या कहते हैं दोस्तों, इसको आप कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर आप कहें ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। तो इसके कारण ही दोस्तों सारी वस्तुएं क्या करती हैं, पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचती हैं। तो ये दोस्तों इससे पहले किसने बताया था, आपको बताना है आर्यभट्ट ने, या बुद्धगुप्त ने, या ब्रह्मगुप्त ने, या नन ऑफ दीज। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको सी वाले में दिया है
ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त दोस्तों भारत के इंडियन मैथमेटिशियन थे, इंडियन मैथमेटिशियन थे दोस्तों, और बहुत बड़े खगोलविद भी थे, यानी कि एस्ट्रोनॉमर भी थे, यानी कि आप कह देंगे मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर यहाँ पर हमारे भारत के थे दोस्तों। तो इन्होंने ही बताया था पहले शुरुआत में कि सारी वस्तुएं पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर आप सी वाले में टिक कर देंगे, ब्रह्मगुप्त में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक झील का पानी लगभग जमने ही वाला है, उसकी निम्नतम परत का तापमान क्या होगा? यानी कि आपको बताना है वाटर ऑफ अ लेक इज अप्रोक्सीमेटली फ्रीजेज, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ लीस्ट लेयर ऑफ द लेक। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए कोई झील है और झील का जो ऊपरी सतह का पानी है दोस्तों वो लगभग क्या हो चुका है, जम चुका है, यानी कि फ्रीज हो चुका है। तो आपको बताना जो लोएस्ट पार्ट होगा, यानी कि जो अंतः वाली परत होगी दोस्तों, इनर यहाँ पे जो लेयर होगी उसका टेम्परेचर क्या होगा नीचे वाली का। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा इनमें से, ये आपका होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन बार बार आता है दोस्तों कि बताइए यदि आपका ऊपर का पानी इतना ठंडा होता है या जम जाता है तो नीचे मछलियाँ जो होती हैं या जो जलीय जीव होते हैं वो कैसे जिंदा रह पाते हैं। तो उसका रीज़न यही होता है कि नीचे की परतों में दोस्तों टेम्परेचर आपका थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर हमेशा ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, यानी कि जो टेम्परेचर में वेरिएशन होता है ये दोस्तों आपका ऊपरी सरफेस पर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका सी वाला हो जाएगा। और 4 डिग्री पर ही दोस्तों आपको ध्यान देना है मैक्सिमम डेंसिटी होती है, यानी कि घनत्व अधिकतम होता है, और मिनिमम वॉल्यूम होता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में किसकी ऊष्माधारिता सर्वाधिक है? यानी कि आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को आप समझेंगे दोस्तों पहले, जो हीट कैपेसिटी होती है यानी ऊष्माधारिता होती है। ऊष्माधारिता कहने का मतलब इससे पहले आप समझेंगे जो स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक जो हीट होती है दोस्तों ये क्या होती है। आपने देखा होगा दोस्तों यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में आपका 2 डिग्री होता है, बाद में आपका 3 डिग्री होता है। लेकिन यदि आप गौर करें तो प्रत्येक डिग्री के बीच में भी दोस्तों क्या होता है, तापमान यहाँ पर होता है, यानी कि यहाँ वेरी करेगा बीच में भी। तो यहाँ पर देखिए जो माप होती है स्पेसिफिक हीट जो होती है दोस्तों ये बताती है, माना कोई आपने मटेरियल यहाँ पे लिया, माना दोस्तों आपने कोई भी मटेरियल यहाँ पे लिया, फॉर एग्जांपल आपने वाटर ही ले लिया। तो यदि आप पानी को गर्म करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप हीट देंगे 1 डिग्री से ऊपर को, तो यहाँ पर 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा। तो यदि आपका यहाँ पर देखिए प्रत्येक डिग्री के बीच में दोस्तों जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि जो तापमान यहाँ पर बढ़ रहा है, या फिर आप कहें जो वाटर दोस्तों हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसकी जो क्वांटिटी होती है उसका जो अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ हीट कहेंगे आप, हीट एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ हीट टू राइज 1 डिग्री टेम्परेचर इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट होती है दोस्तों वो आपका जो टेम्परेचर अमाउंट बढ़ता है लगातार उसकी माप को बताता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज़्यादा उसकी हीट कैपेसिटी होगी, यानी कि 1 से लेकर 2 तक जाने में जो जितना ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा उसकी स्पेसिफिक हीट या फिर आप कहें दोस्तों हीट कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको जो दिया है आयरन पीस दिया है या बेंजीन दिया है, कॉपर दिया है और वाटर दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो वाटर है यानी कि जो पानी होता है उसकी मैक्सिमम हीट कैपेसिटी होती है, यानी कि अधिकतम यहाँ पर ऊष्माधारिता होती है। तो आप डी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हुज गिव लॉ ऑफ फ्लोटिंग। यदि आप बात करें लॉ ऑफ फ्लोटिंग की, यानी कि दोस्तों आपका जो तैरने का वस्तु का गुण होता है, तैरने का नियम आप कह सकते हैं, या फिर आप दोस्तों इसको प्लवन का नियम भी कह सकते हैं। प्लवन का नियम ये किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? ये दिया गया था आर्किमिडीज के द्वारा, आर्किमिडीज के द्वारा दोस्तों ये दिया गया था। इनके आधार पर क्या कहा गया था दोस्तों, कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यहाँ पर पानी में आप ही तैर रहे हैं, ये आप हैं, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये कितना पानी हटाएगा यदि आपको बताना है ये कैसे तैरेगा। तो इसका नियम होता है कि इसका जो वेट होगा ऑब्जेक्ट का, तो ये दोस्तों आपका इक्वल वेट के पानी को, यानी कि इक्वल वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के द्वारा दोस्तों अपने भार के बराबर ही पानी को विस्थापित करना है तो ही ये पानी में तैर पाएगा।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी वाला, आर्किमिडीज। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में कौन एक वायु में ध्वनि के द्वारा उत्पादित नहीं होगा? यानी कि आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रोड्यूस बाय साउंड इन एयर। यानी कि दोस्तों यहाँ पर साउंड के द्वारा या फिर आप कहें ध्वनि के द्वारा दोस्तों इनमें से कौन सा वाला गुण नहीं दिखाया जाएगा, आपको बताना है। आपको पोलराइजेशन दिया है, डिफ्रैक्शन दिया है, रिफ्लेक्शन दिया है, रिफ्रैक्शन दिया है। यदि आप बात करें साउंड की, तो साउंड क्या है दोस्तों? ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की वेव है, यानी एक प्रकार की तरंग है। और कैसी तरंग है दोस्तों? ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल है, यानी दोस्तों इसको आप कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। इनकी क्या खासियत होती है दोस्तों? यहाँ पे देखिए, ये जो चलती हैं यानी कि इनका जो ट्रेवलिंग होती है, दीज आर प्रोपेगेट यानी कि चलती हैं पैरेलल टू देयर प्रोपेगेशन डायरेक्शन। या फिर आप कह सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इनका जो ट्रेवलिंग होती है दोस्तों, ये इस प्रकार की होती है। यदि आप एक रस्सी को यहाँ पे बांध दें और आप एक बार हिलाएं यूँ, तो आप देखेंगे इस प्रकार के आपको साइकिल मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देखते हैं वेव प्रोपेगेशन कहाँ को है दोस्तों? प्रोपेगेशन यदि आप देखें तो ये आपका इधर को है, और इधर की ओर ही दोस्तों वाइब्रेशन भी होते हैं, यानी कि कंपन भी होते हैं। यानी कंपन दोस्तों यहाँ पर कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं, यानी समांतर होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो पहला वाला गुण है, यानी कि पोलराइजेशन जो यहाँ पे है, पोलराइजेशन या फिर आप ध्रुवण कहते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्रुवण दोस्तों प्राप्त नहीं होता। यदि आप पोलराइजेशन को देखें दोस्तों, इसमें क्या होता है, माना यहाँ पर आपने प्रकाश को लिया, यानी कि लाइट को लिया। लाइट कैसी वेव है दोस्तों? ये आपकी ट्रांसवर्स होती है। तो ट्रांसवर्स वेव कैसे चलती है दोस्तों? ये आपकी चलती है, माना ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वेव का, तो इस प्रकार से चलती है। यानी कि आपने देखा होगा जो आपकी एक प्रकार से जो कीलों में चूड़ियाँ होती हैं दोस्तों, चूड़ियाँ मुड़ी रहती हैं, तो वैसे ही ये एक प्रकार से चलता है। यदि आप यहाँ पर काटेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का सरफेस दिखेगा, यानी कि आपको दोस्तों सारी डायरेक्शन में यहाँ पे वेव दिखेगी। यानी कि आपको इस प्रकार का यहाँ पे सर्कल मिलता है यहाँ पर काटने पे। तो ये दोस्तों क्या है? एक प्रकार से परपेंडिकुलर है, यानी कि अपनी प्रोपेगेशन के दोस्तों क्या है? ये परपेंडिकुलर है, यानी कि लंबवत है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस प्रकार का यदि पैटर्न आपको मिलता है वन डायरेक्शन में, तो इसी को आप क्या कहते हैं दोस्तों? पोलराइज वेव कहते हैं, या फिर आप कहें पोलराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पोलराइजेशन मिलता है क्योंकि यहाँ पर वेव का प्रोपेगेशन परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर दोस्तों मिलता है। लेकिन यहाँ पे यदि आप साउंड की बात करें तो साउंड में आपको ये नहीं मिलेगा। और अदर प्रॉपर्टी की बात करें, डिफ्रैक्शन, यानी कि दोस्तों आप देखते हैं कि साउंड जब आती है तो दोस्तों किनारों से मुड़ भी जाती है, यानी कि जहाँ पर होल होता है तो वहाँ से मुड़ जाती है, मुड़ने का गुण होता है, तो इसी को आप डिफ्रैक्शन बोलते हैं आप, यानी कि डिफ्रैक्शन का गुण होता है। वैसे आप बात करें रिफ्लेक्शन की, यानी यहाँ पे जब परावर्तन की दोस्तों, तो आप देखते हैं कि दीवारों से टकराने के बाद में साउंड दोस्तों क्या करती है? रिफ्लेक्शन भी दिखाती है, यानी परावर्तन को दिखाती है। और रिफ्रैक्शन की बात करें दोस्तों, तो आप देखते हैं अलग अलग मीडियम में साउंड की अलग अलग चाल हो जाती है, यानी कि स्पीड भी चेंज हो जाती है। यानी कि यहाँ पर आप देखते हैं रिफ्रैक्शन का भी गुण आपको दिखता है। तो यहाँ पर आपके सारे गुण दिखते हैं फर्स्ट के अलावा, तो ऑप्शन नंबर आप ए वाले में टिक कर देंगे। पोलराइजेशन दोस्तों नहीं दिखाती। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब दो समतल दर्पणों को 60 डिग्री के कोण पर रखा गया है तो उनके बीच की वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? यानी कि आपको बताना है व्हेन द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इज 60 डिग्री हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड बाय द मिरर्स। यहाँ पे देखिए दोस्तों दो प्लेन मिरर हैं, प्लेन मिरर्स यहाँ पे हैं दोस्तों, यानी कि समतल दर्पण है, और इनके बीच का जो एंगल है, यानी एंगल जो इनके बीच का है दोस्तों, वो आपको दिया गया है कि 60 डिग्री का है, यानी कि 60 डिग्री का दिया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड बिटवीन देम, यानी कि बीच में कितनी इमेजेस बनेंगी, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने माना यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को रखा और एंगल पे यहाँ पे इस प्रकार से रखा, तो कितनी इमेजें बनेंगी, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे होता है। ये फॉर्मूला आपका होता है दोस्तों 360/Q
-1, आप इसको नोट कर लेंगे। ये दोस्तों इमेजेस का नंबर बताता है। यहाँ पे क्यू क्या है दोस्तों, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर, यानी कि दो प्लेन मिररों के बीच में जो आपका एंगल होता है ये आपका क्यू है, जो कि यहाँ पे क्यू बराबर क्या दिया है, 60 दिया है। यानी दोस्तों यहाँ पर आप 60 को रखेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर आपको 6 - 1 मिलेगा बराबर 5, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको 5 इमेजेस मिलेंगी, 5 प्रतिबिंब मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों यदि आप दोनों को पैरेलल रखें एकदम, तो पैरेलल के केस में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको इनफाइनाइट इमेजेस मिलती हैं, यानी कि अनंत इमेजेस मिलती हैं। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों एक इमेज यहाँ मिलेगी, उसकी इमेज यहाँ मिलेगी, फिर उसकी इमेज यहाँ में मिलेगी, तो इस प्रकार से आपको अनंत मिलती है। तो वाला केस आपका अलग होता है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ए वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, न्यूटन मीटर इकाई नहीं है, यानी कि आपको बताना है न्यूटन मीटर इज नॉट यूनिट ऑफ। इनमें से दोस्तों न्यूटन मीटर किसकी इकाई नहीं है आपको बताना है। पहला दोस्तों आपको बल दिया है। बल आप देखते हैं दोस्तों F बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यानी कि यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों किलोग्राम गुणा मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर होता है। तो यानी कि फोर्स का ही दोस्तों यहाँ पे न्यूटन गुणा मीटर मात्रक नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं न्यूटन किसका होता है दोस्तों, न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है, और मीटर दोस्तों दूरी का मात्रक होता है, यानी कि डिस्टेंस का मात्रक होता है। यदि आप पहले वाले का निकालें दोस्तों, यहाँ पे बी वाले का काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 1/v² होता है। इसको दोस्तों आप लिख सकते हैं 1/2 mv इंटू वी, और यहाँ पर आप 1/2 mv, v को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से आप देखिए, आप थोड़ा सा आगे को देखेंगे, यहाँ पर आप देख लेंगे 1/2 m, v के नीचे दोस्तों आप t कर देंगे, और इंटू आपका d पहले से डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखिए v/t क्या होता है दोस्तों, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, ये आपका एक्सेलरेशन होता है, यानी कि त्वरण होता है। तो यहाँ पर आप 1/2 ma कर देंगे इसको, और यहाँ पर आपका d, यानी कि यहाँ पर आप क्या देखते हैं दोस्तों, ma बराबर क्या होता है, ये आपका फोर्स होता है, और d बराबर दोस्तों आपका डिस्टेंस होता है, यानी कि दूरी होती है। यानी यहाँ पर आप मात्रक देखेंगे तो आपको मिलेगा दोस्तों न्यूटन गुणा मीटर। तो आप देखते हैं इसका दोस्तों आपका न्यूटन गुणा मीटर होता है। वैसे आप वर्क का निकालें दोस्तों, कार्य का निकालें, तो कार्य तो आपका सिंपल ही है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का दोस्तों आपका न्यूटन हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो जाएगा। वैसे आप नेक्स्ट वाले का देखें, एनर्जी आपको दिया है। एनर्जी क्या होती है दोस्तों, एनर्जी एक प्रकार से काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है, और आपने देख लिया काइनेटिक का क्या होता है, न्यूटन गुणा मीटर होता है। और वैसे भी आप देखते हैं कि जो कार्य होता है दोस्तों और ऊर्जा होती है, दोनों का एक ही मात्रक यहाँ पे माना जाता है। यदि आप निकालना चाहें पोटेंशियल को, पोटेंशियल बराबर क्या होता है, mgh होता है। mg क्या है दोस्तों, वेट है। वेट का आप मात्रक जानते हैं न्यूटन ही होता है, क्योंकि वेट एक प्रकार से फोर्स ही होता है। तो यहाँ पर आपका ये आपका न्यूटन हो जाएगा। और h मतलब दोस्तों आपका क्या होता है, h एक प्रकार से हाइट है, यानी कि हाइट को भी दोस्तों आप कहाँ मेजर करेंगे, आप मीटर में ही मेजर करेंगे। तो न्यूटन गुणा मीटर। तो आपने यहाँ पे देख लिया दोस्तों, तीनों का ही क्या है, न्यूटन गुणा मीटर है, लेकिन फोर्स का दोस्तों न्यूटन होता है, या फिर आप कह सकते हैं किलोग्राम गुणा मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप पहले वाले में टिक कर देंगे, इसका मात्रक दोस्तों न्यूटन गुणा मीटर नहीं होता है। तो यहाँ तक दोस्तों आप क्वेश्चन को तैयार करेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को लगातार आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ भी बने रहेगा दोस्तों। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।